बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, जो कुछ कतर में हुआ है। ये एक ब्लंडर है। अब मज़ाक नहीं हो रहा। अब इवेंट बहुत ज़्यादा स्पीड से, वेरी रैपिडली दुनिया चेंज हो रही है कि अमेरिका अपनी इकोनॉमी की कॉस्ट के ऊपर इसराइल को सेव नहीं करेगा। नेतन्याहू इज जस्ट अ फेस। हम पे अटैक करके देख ले, फिर बताएंगे। मीडिया के किसी चैनल के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी अमेरिका के अंदर कि हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि टर्की के ऊपर अटैक करने का मतलब है अ कोलैप्स इज इमिनेंट। और मजे की आपको खबर सुनाऊं कि तैयब अर्दोगान साहब ने यह बयान दिया है कि मैं इसराइल के साथ तमाम सफारती और तिजारती ताल्लुकात खत्म कर रहा हूं। हेलो एंड वेलकम टू माय शो। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त कतर को लेकर हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं मिडिल ईस्ट के। कतर पर जो इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, उस मकाम पर जहां ये कहा जाता है कि हमास और दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनकी आपस में मीटिंग हो रही थी, पीस टॉक्स, पीस निगोशिएशंस हो रही थी, उस बिल्डिंग पे दो कम से कम जो है वो रॉकेट फायर किए हैं इसराइल ने, जिसके नतीजे में कई मकामी लोग भी कह रहे हैं कि हलाक हुए हैं। उधर दूसरी तरफ आपको पता ही है कि बेंयामिन नेतन्याहू जो है वो बार बार ये कहते रहे हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन उनको कबूल नहीं है, बल्कि वो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब देख रहे हैं। और इस बैकग्राउंड में आज एक और डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कल अपने इजलास में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने यूएस बैक रेजोल्यूशन जो है, यानी अमेरिका की तरफ से हमायत याफ्ता करारदाद पास की है। और ये करारदाद को 142 वोट मिले हैं और 10 इसके खिलाफ आए हैं और 12 ने एब्सटेन किया और वोट नहीं दिया। तो क्या अमेरिका और इजराइल भी अब उनमें दूरियां पैदा हो रही हैं? ये इसलिए भी ज़रूरी सवाल है कि अमेरिका का सबसे बड़ा जो गल्फ में मिलिट्री बेस है वो कतर में है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के अमीर को फ़ोन करके उनको बताया भी कि हमला होने वाला है, लेकिन उन्होंने कहा जी आपने देर कर दी है, हमला ऑलरेडी हो चुका है। ये सारा कुछ होने के फ़ौरन बाद हम देखते हैं कि पिछले 2 दिन से गल्फ कंट्रीज़ के, हत्ता कि इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर भी दौरा कर रहे हैं दोहा का, और वो वहाँ कतर के अमीर को मिल रहे हैं, कतर के दूसरे जो लीडर्स हैं उनको मिल रहे हैं और अपनी सॉलिडारिटी का इजहार कर रहे हैं। और अब ये फैसला किया गया है कि इतवार को जो है वो 2 रोज़ा अरब की एक मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें अरब इस्लामिक समिट उसको कहा गया है, और उसमें तमाम अरब के इस्लामी ममालिक और हो सकता है इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये भी उसमें जाएं मंदूबीन की शक्ल में। लेकिन इस इजलास में कहा जा रहा है कि फैसला कुन नतीजा जो है वो उसकी तवक्को की जा रही है। और कतर ने कहा है कि इजराइल की इस जो दहशतगर्दी, वो उसको कह रहे हैं, इस दहशतगर्दी का इज्तमाही जवाब दिया जाएगा, यानी एक से ज्यादा मुल्क इसका जवाब देंगे। आज जो है एक और खबर भी आई है कि कल शाम को कतर के जो वजीर आजम हैं वो अपना वफद लेके वाशिंगटन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से भी मुलाकातें की हैं, और आने वाले 2-4 दिन में वो डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। तो बड़ी तेजी से मिडिल ईस्ट की सूरत हाल तब्दील हो रही है। इस हवाले से हम बात करेंगे आपके जाने पहचाने जो एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट एंडी खान साहब, और समरतूर साहब जो अर्बन वॉरफेयर के स्पेशलिस्ट हैं, उनको जोड़ लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका दोनों दोस्तों का, साथियों का, आज हमारे शो पे आने के लिए बहुत धन्यवाद है। क्या कैसे इस सारी सूरत हाल को देखा जाए एंडी खान साहब? कौन लेगा बदला कतर का? डॉक्टर साहब, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, कौन लेगा बदला कतर का? मिलियन डॉलर क्वेश्चन, सीरियसली। देखिए, एक डेवलपिंग सिचुएशन है एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट।
और मुझे नहीं पता कि ये जो बातें मैं अब करने जा रहा हूँ वो किसे अच्छी लगेंगी, किसे बुरी लगेंगी, किसके हलक से उतरेंगी, कौन खुश होगा और किसके पेट में मरोड़ उठेंगे, आई डोंट नो। इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल वो डिनर के लिए जो वली अहद हैं कतर के, वो इस वक्त बैठ चुके होंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। वो इस वक्त वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं और उन्हें आज डोनाल्ड ट्रंप डिनर होस्ट कर रहे हैं। एंड द होल पर्पस इस पूरे दौरे का वो टेम्परेचर गेज करना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो ये करते हैं ना बैक एंड फोर्थ, ये कभी एक कदम आगे एक कदम पीछे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। तो द होल पर्पस ऑफ दिस विजिट इज टू गेज द टेम्परेचर, ये पता लगाना कि डोनाल्ड ट्रंप साहब सच बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। मैं तो कि समझा कोई था कि ये भी गए वो $400 मिलियन का जो जहाज इन्होंने ट्रंप साहब को दिया था तोहफे में, वो वापस लेने गए हैं। नहीं डॉक्टर साहब, वो गए हैं टेम्परेचर देखने और वो ये पता करने गए हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा हम्म, है। इट इज दैट सिंपल। मैं अभी भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हूँ, इन्फॉर्मेशन बेस्ड बात करता हूँ, मफरूज़ों के ऊपर बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता। एंड दिस होल fiasco or debacle which happened in Qatar, Netanyahu is just a front man. हम्म, आप इसराइल और अमेरिका को you cannot take them as two separate entities. They are one entity. हम्म, ये एक ही एंटिटी है। ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इसे पलट के जैसे मर्ज़ी देखिए। और मैं अब भी इस चीज़ के ऊपर कायम हूँ, बल्कि मैं उससे भी ज़्यादा सख्त जुमला कह दूँ जो मैंने पिछली दफ़ा कहा था। हम्म, अटैक इनिशिएट भी कतर से हुआ भी कतर में और ख़त्म भी कतर में ही हो गया। हम्म, अच्छा, हूतियों का कुछ हिसाब-किताब बाकी है एंड दे आर ट्राइंग टू गेट इवन विद इज़राइल, जो उनकी पार्लियामेंट के ऊपर कैबिनेट के लोगों के ऊपर जो अटैक कर दिया था, उसके अंदर उनके जो वज़ीर-ए-आज़म मारे गए थे, वो अपना हिसाब बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर यहाँ पे भी अब आपको समरतूल साहब बताएँगे इसके ऊपर कि जी मदीना सिटी के बराबर में कोई मिसाइल जो है वो उसे इंटरसेप्ट किया गया है, जो कि यमन से फ्लाई हुआ था और उसे वहाँ रोका गया। और मदीना शहर के इवन की जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं वो तो ये कह रही हैं कि मस्जिद नबी में बैठे हुए लोगों ने ये सब कुछ होते हुए अपनी आँखों से देखा है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो इंटरसेप्टर सिस्टम सऊदी अरब के अंदर लगे हुए हैं, दे आर थर्ड सिस्टम्स, जो अमेरिकन सिस्टम्स हैं और उसको ऑपरेट भी अमेरिकन ही करते हैं। इवन के इसराइल के अंदर जो थर्ड सिस्टम्स अमेरिका ने डिप्लॉय किए थे, उनको अमेरिकन ही ऑपरेट कर रहे थे, उनको कोई बाहर वाला ऑपरेट नहीं करता। हम्म, तो ये जो इंटरसेप्शन हुई है, ये भी अमेरिकन्स ने ही की है। इसका कोई लेना-देना नहीं है सऊदी अरब से, ना उनका कोई कारनामा है। समरतूल साहब से थोड़ा-सा इनपुट लें इसके ऊपर, हम्म। फिर मैं आपको एक बड़े मज़े की न्यूज़ सुनाता हूँ। ठीक है, तूर साहब सर कैसे देख इस रहे हैं वक्त सारी सूरत-ए-हाल को? बड़ी अफरा-तफरी पड़ी हुई है। ये अच्छी अफरा तफरी हो गई है सर। एक्चुअली जो इसराइल ने कतर पे जो अटैक किया है और हमास की लीडरशिप को वाइप आउट किया है, इट नाउ नेगेट्स ऑल स्कोप ऑफ फर्दर नेगोशिएशंस फॉर द रिलीज ऑफ इजरायली हॉस्टेजेस हु आर डेड और अलाइव। पहली हम्म, चीज तो इट इज वेरी, मतलब इसराइल के लिए एक चीज क्लियर हो चुकी है कि अब सारे सोल्यूशन और रास्ते बंद हो गए। हम्म, अब आउट ऑफ डेस्परेशन इसराइल या तो बचे हुए गाजा के लोगों पे होगी ताबड़तोड़ बॉम्बिंग, एंड इसराइल विल गिव अप द मतलब होप कि कोई जिंदा वापस और लेके आएंगे। तो बेसिकली ये बहुत ही एक
सुसाइडल मूव है, इट इज अ बिग ब्लंडर बाय इजराइल, एंड आई डू नॉट नो कि अमरीकियों ने उनको खबर थी या नहीं, ये भी नहीं पता है हमें। पर जिस तरीके से सर बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में कॉल करके बताया कि हमला होगा, तो तब तक इट वाज टू लेट। तो बेसिकली ये एक टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं, ये जो कतर में किया है इजराइल ने। और आई एम श्योर कि इन्होंने अमेरिका को बहुत लेटर लास्ट एंड स्टेजेस में बताया होगा, जब प्रोबेबली मिसाइल्स एयरबॉर्न थी। ठीक है सर। तो पहली चीज तो ये कि इट इज द बिगेस्ट डिप्लोमैटिक ब्लंडर इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न रिलेशन विद गल्फ कंट्रीज। अब ये हमले ने इसका फॉलो आउट क्या है? सऊदी अरेबिया यूनाइट हो गया, क्योंकि आप समझें कि मक्का में जो दर्शन करने गए हैं हज के जितने भी वर्गन, उन्हें साहब दिख रहा है कि वहां पे पहली चीज तो वो हूती की मिसाइलें थी, हूती की मिसाइल्स थी। जी जी। तो अब ये इंटरसेप्ट इजराइल की इंटरसेप्टर एयर डिफेंस ने किया है या सऊदी का? वो तो सर कह रहे हैं कि सऊदी का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। नहीं, वो कह रहे हैं अमेरिकन ने किया हाँ, इंटरसेप्ट। तो आप वही देखे ना सर कि तो उनके कंट्रोल में है सऊदी का डिफेंस, एयर डिफेंस और सारा कुछ। पर ये मक्का मदीना पे हुआ है, तो के ऊपर ही मतलब दिख रहा है, विजुअल्स आए हुए हैं। तो या तो सऊदी अरेबिया देखें उसने इनिशिएट किया था जंग यमन के खिलाफ, या तो ये दोनों मुल्कों के बीच शांति वार्ता हो, जो कि ईरान भी इसके लिए काफी देर तक बोलता है, पर ईरान की भी सऊदी के साथ नहीं बनती है। पर ये जो हमला है कतर पे, ये कतर के हमले के बाद ईरान ने मिसाइलें ऑफर कर दी कतर को, यमन ने पूरा सपोर्ट ऑफर कर दिया है कतर को, सऊदी अरेबिया के किंग जो है सुल्तान, उन्होंने पूरा सपोर्ट कतर को ऑफर कर दिया है। टर्की ने भी किया है। टर्की ने अपने हथियार और मिसाइलें सारे ओपन टू ऑल कर दिया फॉर कतर। तो बेसिकली अकेले कतर के पास अब ऐसे 4 मुल्क हैं, पर इन 4 मुल्कों में चारों की आपस में नहीं बनती। ईरान की नहीं बनती सऊदी के साथ, यमन की नहीं बनती सऊदी के साथ, टर्की की नहीं बनती सऊदी के साथ। पर ये कतर एक कॉमन पॉइंट हो गया है, जिसकी वजह से ये 4 देश एक कॉमन फ्रेंड दोस्त को अपने सर, मदद बनती तो कर। कतर की भी नहीं है सऊदीया के साथ। कतर ने कितना अरसा कतर का अल जजीरा बैन किए रखा है उन्होंने। हाँ, लेट मी और उसके बाद इजिप्ट ने स्टेटमेंट दी है कि अगर इजराइल ने गलती से भी हमास की लीडरशिप या ऑफिशियल्स को मारने की जरूरत की इजिप्ट में, इजिप्ट ने साफ बोल दिया है वी विल इन्वेड विद प्रॉपर मिलिट्री। तो अब मुझे लगता है कि डर्टी प्ले यहां होगा एंड पूरी कोशिश की जाएगी कि इजिप्ट को इस लड़ाई के अंदर ड्रैग किया जाए। तो बात तो फिर एंडी खान साहब की सही होगी कि नया वर्ल्ड ऑर्डर गाजा की मट्टी से निकलेगा। वो तो बात अब मतलब है इससे ज्यादा और सर प्रोफेसी वो पत्थर पे लकीर है, उसे संभाल के रखें। जो मैंने कह दिया है ना, वो पत्थर जी पे जी लकीर है, उसे संभाल के रखें कि नया वर्ल्ड ऑर्डर गाजा से ही निकलना है। अब मैं आपको बताता हूँ बड़े मजे की बात। जी जी। तुम साहब बात कर रहे थे मेरे प्यारे मेजर साहब, 24 घंटे पहले अटैक से 24 घंटे पहले 2 मुल्कों ने कतर को इंटेल प्रोवाइड की। मैं दोनों मुल्कों के नाम यहाँ ले देता हूँ। फर्स्ट वन वाज टर्की, सेकंड वन वाज इजिप्ट। अमेरिकन का जिस वक्त फोन पहुंचा है, जब उनका फोन उठा के हेलो कहा गया है, तो उन्होंने कहा है कि अटैक इज इमिनेंट और पहला धमाका हुआ है। और उस पे अगला जुमला है, यू ऑलरेडी अंडर अटैक।
अमेरिकन ने जानबूझ के बहुत लेट इंफॉर्मेशन दी है। इंफॉर्मेशन 24 आवर पहले कतर को मिल चुकी थी। हमास के तमाम लोग जो वहां मौजूद थे वो सेफ हैं और कहीं और हैं। नहीं तो कतर को अगर मिल चुकी थी, आप कह रहे हैं 24 घंटे पहले इंफॉर्मेशन, तो उन्होंने फिर इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? वो तैयारी क्यों नहीं की उन्होंने? उनका सिस्टम किधर गया है, डिफेंस सिस्टम? सर उनका कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। वो आज तक F-15 तैयारों के ऊपर घूम रहे हैं। आप क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? उनका सारा का सारा तो रिलायंस जो है वो अमेरिका के ऊपर है। अब अगर कतर से ही अटैक इनिशिएट होता है, कतर में ही अटैक होता है और कतर में ही जहाज लैंड करके अटैक खत्म हो जाता है, तो सर किसने किसने रोकना था उसको? किसने रोकना था? जिन्होंने रोकना था वही तो अटैक कर रहे थे। नेतन्याहू इज जस्ट अ फेस। ये देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी जो है, काम डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो ये पॉलिसी है कि निगोसिएशन 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 का ढडोरा पीटो और उसके बाद जो है टेबल के ऊपर जाके बैठ जाओ, एक वक्त बिठा दो, बातचीत करनी शुरू करो और पीछे से अटैक करके पीठ में छुरा घोप दो। ये अमेरिका के कोई हक में नहीं जा रहा। दिस इज गोइंग टू क्रिएट मोर एनिमीज फॉर अमेरिका एंड इन द लॉन्ग रन दिस इज गोइंग टू हर्ट अमेरिका। अब मैं आपको सुनाता हूं मजे की खबर कि हमास की सारी लीडरशिप जो कतर में बैठी हुई थी वो सारी की सारी सेफ है और अमेरिकन उनसे बात कर रहे हैं। हाँ, वो मरे नहीं। सर आगे चले, अमेरिकन उनसे पिछले 24 घंटे में निगोशिएट कर रहे थे। मुज़ाकरात अभी भी जारी हो सारी हैं। और आपको चले थोड़ा सा और मैं एलैबोरेट कर देता हूं। दे आर इन अंडरग्राउंड बंकर। मुल्क का नाम ले दूं कहां बैठे हुए हैं? ले दे। दे आर इन टर्की। ओए और मजे की बात है कि अभी 24 घंटे पहले तुर्की के एक वफाकी वजीर ने एक स्टेटमेंट दी है और उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है कुत्ता, कि हम पे अटैक करके देख ले फिर बताएंगे। दैट्स हाउ बैड द थिंग्स आर। क्योंकि टर्की के ऊपर अटैक करने का मतलब है नेटो का आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाना और फिर इसराइल का कोई डिफेंस करने के लिए नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप साहब नेटो को बाय बाय कर देंगे। कर दे, नेटो उनके आसरे पे तो नहीं बैठी हुई। नेटो में तो 22 मुल्क और हैं, बल्कि इससे ज्यादा ही हैं शायद। अब 23 मुल्क और हैं अमेरिका के अलावा। तो वो नेटो के आसरे के ऊपर तो नहीं बैठे हुए। सर हालात मजीद खराब होने जा रहे हैं। चले आप मुझसे ये भी न्यूज लेना, हालात मजीद खराब होने जा रहे हैं। 9 तारीख को आपकी एक और प्रोफेसी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो पेंडिंग इश्यूज हैं वो थर्ड वर्ल्ड वॉर के जरिए ही हल होंगे, तो हम लग रहा है ना कि उसी तरफ जा रहे हैं। जब मैं आज तकरीबन आधा दिन फोन के ऊपर गुजार चुका हूं कॉलें करते करते, और आधी दुनिया में मैं कॉलें घुमा चुका हूं। 9 तारीख को एक MOU साइन हुआ है बिटवीन टर्की एंड सीरिया। 9 तारीख को एक MOU साइन हो रहा है बिटवीन टर्की एंड सीरिया। और वो MOU क्या है? वो MOU ये है कि जी हम सीरिया की आर्मी को टर्की अब ट्रेन करेगा। इसके बदले में क्या मांगा उन्होंने, या इसके बदले में क्या दिया है सीरिया ने तुर्की को? कि वो जो तैयब उर्दगान के दिमाग में एक ऑटोमन एम्पायर का आइडिया है ना, दैट आइडिया इज नॉट डेड। दैट आइडिया इज नॉट डेड। टर्की इज नाउ गोइंग बियॉन्ड देयर बॉर्डर्स, बियॉन्ड देयर बॉर्डर्स। अब मैंने एक स्लाइड शेयर की है, डॉक्टर साहब ने स्लाइड लगाई है। नक्शा दिखाना बहुत जरूरी है। जी सर। ये इस नक्शे के अंदर आपको जेरूशलम भी दिख रहा है। ये बिल्कुल नीचे की साइड पे देखिएगा, जेरूशलम दिख रहा है आपको? हाँ जी दिख रहा है जी। फिर ऊपर जाइए, सवेदा आपको दिखता है? यरूशलेम है यहाँ पे। यरूशलेम से ऊपर जाए, सवेदा दिख रहा है आपको? जी ये है। अच्छा, ये इसमें एक पिन ड्रॉप हुई है ब्लू कलर की। ये पिन पता है क्या है सर?
ये 5th मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का वो बेस है जिसे अल तन्फ कहते हैं। तुर्की यहां दाखिल हो चुका है सर। विद इन लास्ट 48 आवर्स के अंदर टर्की हैव टुक ओवर दिस बेस। यहाँ चला गया। टर्की इस बेस को टेक ओवर कर चुका है। वो जो ये है वो राइट न्यूज एज पे है जी। ये जो ब्लूप्रिंट ड्रॉप हुई है ये अल तन्फ बेस है जिसे 5th मैकेनाइज्ड ब्रिगेड बेस कहा जाता था किसी जमाने में, जो अभी अमेरिकन के पास था जब आईसिस से लड़ाई चल रही थी। ये तो टर्की हैव बिल्कुल टुक ओवर दिस जॉर्डन के बेस। बॉर्डर पे है सर। जी सर, ये टर्की ने टेक ओवर कर लिया है। उनके जहाज वहां पहुंच चुके हैं, उनके मिसाइल वहां पहुंच चुके हैं, उनकी फौज वहां पहुंच रही है। और इसके अंदर एक और मुल्क शामिल है which is ready to chip in, and that is Egypt. डॉक्टर साहब, अगर यहां टर्की और इजिप्ट आके बैठ जाता है, जो कि अहमद अल शरा जो है वो उसके ऊपर पूरी तरह से राजी हैं, तो सैंडविच किसका बनता है? एक तरफ इजिप्ट बैठा हुआ है, एक तरफ टर्की आ गया, दूसरी तरफ से समंदर की दूसरी तरफ भी टर्की बैठा हुआ है। तो इधर टर्की और मिस्र आके बैठ जाए और ये दो बड़ी बड़ी फौज वाली ताकतें, टर्की दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है। दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है टर्की। तो डॉक्टर साहब हुण बनता है ना कि मैं जुमला कमा, हुण आया ना दाड़ थल्ले। हुण आया नेतन्याहू दाड़ थल्ले। सही गल है, आया ना दाड़ थल्ले। चीखें निकल रही हैं इस वक्त। जो इसराइल को बचाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, वो आप सोच भी नहीं सकते कि किस बुरी तरह से इसराइल को इस वक्त बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये जो इंटरसेप्ट किया गया मिसाइल हूतियों का, अमेरिका ने इसीलिए किया कि मजीद नुकसान इसराइल का बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मजे की आपको खबर सुनाऊं कि तैयब उर्दुगान साहब ने यह बयान दिया है कि मैं इसराइल के साथ तमाम सफारती और तिजारती ताल्लुकात खत्म कर रहा हूं। किसने ये दिया बयान? तैयब उर्दुगान ने। हाँ, तैयब उर्दुगान ने। अच्छा, ठीक। इसका मतलब यह है कि वो पाइपलाइन जहां से रशियन तेल इसराइल को सप्लाई हो रहा था, बंद होने जा रही है। डॉक्टर साहब, अब आगे चलते हैं। एक मुल्क ने यह कहा है कि मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे पीछे लगाने को तैयार हूं। करो इसे सैंडविच। और उस मुल्क का नाम है सऊदी अरेबिया। करो इसे सैंडविच। उस मुल्क का नाम है सऊदी अरेबिया। देखिए डॉक्टर साहब, अमेरिका किसी भी सूरत में नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ देयर इकोनॉमी इसराइल को सेव करने की कोशिश करेंगे, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ देयर इकोनॉमी। और ये बड़ी भयानक पिक्चर है। जिस दिन मैं बैठ के पेंट करूंगा तो मेरा ख्याल वो लोग जो बैठ के अमेरिका आने के ख्वाब देखते हैं, वो शायद अमेरिका का वीजा लेने की कभी जिंदगी में जो है ना वो जरूरत भी ना करेंगे। अगर ये हुआ तो क्या हुआ, वो सोचे भी ना, दोबारा थूके भी ना पलट के कॉन्सुलेट के या एम्बेसी के दरवाजे के ऊपर। कोलैप्स इज इमिनेंट। इस वक्त अगर देखिए जिसकी आप बात कर रहे थे ना कि करारदाद मंजूरी, इज कॉल्ड न्यूयॉर्क डेक्लेरेशन। न्यूयॉर्क डेक्लेरेशन इनिशिएट होती है लास्ट ईयर 2024 के अंदर। इसके ऊपर एक दफा वोटिंग हुई, इसके ऊपर आज फिर वोटिंग हुई। मजे की बात यह है कि इसके ऊपर ना अमेरिका ने एब्सटेन किया ना वीटो किया। दे नाइदर एब्सटेन नॉर वीटोड। तो वो इस करारदाद के हक में है। क्यों? उसकी वजह यही है कि अमेरिका अपनी इकोनॉमी की कॉस्ट के ऊपर इसराइल को सेव नहीं करेगा। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उस चीज को समझिए। क्योंकि यूक्रेन के साथ जी क्या कह रहे हैं मेजर साहब? वो यूक्रेन के साथ मुंह की लगी है यूएसए को। जितना फजूल का खर्चा, हथियार, इतना सब गवाया है सर। 150 बिलियन डॉलर से ऊपर की तो करप्शन की है ना इसने, ज़ेलेंस्की ने, बेगैरत इंसान ने। और इतना ही कुछ खाता है नेतन्याहू साहब का। और मुझे ये नहीं समझ में आती
कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी बिल्कुल नहीं समझ में आती कि वो दुनिया के हर करप्ट इंसान को बचाने के लिए दौड़ लगा देता है। आज उसने उठा के बयान दे दिया, ट्रुथ सोशल के ऊपर इतनी लंबी चौड़ी तकरीर झाड़ दी है। वो भूतपूर्व राष्ट्रपति जो है ब्राजील के, उनके लिए, उनके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं। उनको 27 साल की सजा हुई है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अगर आपने इसको सजा दी मैं आपके ऊपर 50% टैरिफ ठोक दूंगा। जो पुराना सदर है। ये अजीब आदमी है कि दुनिया के, ये पता नहीं इसके हर करप्ट इंसान को बचाने के लिए सबसे आगे आगे होता है। What kind of a person he is now? I have to actually, I am judging my own choices over here. Everybody, Who did I sir, supported you in are the not last the only election? one. You are not the only मैंने one. वोट किस बंदे को दे दिया है? मैं तो बैठ के अब ये सोच रहा हूँ, अपने बाल नोच सूद रहा हूँ साहब कि भी किस सोच रहे इंसान कि को मैंने मैंने वोट दे वोट दिया है। किसको दे दिया। सर डॉक्टर ये साहब, जो आप मेरी सोच रहे नजर हो, में देखे, मैं आपको एक अपनी जो है ना वो आइडियोलॉजीज के ऊपर जो मेरी अपनी फिलॉसफी है बड़ा सिंपल कर देता हूँ। मेरी नजर में इलेक्शन कभी गुड और इवल की जंग नहीं रही। इट नेवर बी इन द वॉर ऑफ अ गुड एंड इवल। ये हक और बातिल की जंग मेरे लिए नहीं होता। मेरे लिए इलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द लेसर इवल। दैट्स हाउ आई सी इट, कि मुझे छोटा शैतान चूज करना है और गलती हो गई है। गलत शैतान चूज कर बैठा हूं इस दफा। क्यों मेजर साहब, इंजी गल है? सर मोदी सोचो इतना तगड़ा बिजनेस माइंड है, वो भी पछता रहा है कि किदे नाल दोस्ती पाली, गलत हो गया काम। नहीं सर, मैं तो वोट देने का गुनाहगार हूं। मोदी साहब ने तो अब के बार फिर ट्रंप सरकार, इसकी तो माफी कोई नहीं है। कहते हैं जी माफी कोई नहीं। माफी नहीं, मैं कान पकड़ रहा हूं अपने, इसकी कोई माफी पूरा नहीं है। इंडियन डायस्पोरा ने ट्रंप को वोट दिया भाई, पूरे इंडियन डायस्पोरा इसको कैसे, मेजर साहब इसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? अब के बार मैं फिर तो ट्रंप सर सरकार। मैं तो मोदी जी को, या फिर बेसिकली मैंने जो इंडियन डायस्पोरा यूएसए में, अब जिस तरीके से एक इंडियन की बीहेडिंग हुई है, जी सर, वो दैट इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। इसके ऊपर है डैलस में ये वाकया हुआ है और इसको किसी मीडिया चैनल के ऊपर रिपोर्ट तक नहीं किया गया यार, कि एक बंदे का गला काट के अमेरिका में आईसिस अमेरिका में नहीं स्टाइल हुआ ये में, रिपोर्ट, कार्टेल स्टाइल में। मीडिया को रिपोर्ट नहीं किया अमेरिकन मीडिया ने। नहीं सर, कल किसी मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट नहीं हुआ। कल सारा मीडिया बैठ के चार्ली इकोनॉमिक कर्क को रो रहा था। इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा सर, इट विल हैव इकोनॉमिक रेपरकशन। वो कोई रो खन्ना करके है बंदा, सेनेटर रो खन्ना ने अब अपना मुंह खोला है, अब जाके आफ्टर 2 days ऑफ द मर्डर ही हैज नाउ स्पोकन अप सेइंग कि उस बंदे को, जो मर्डरर था, उस इमिग्रेंट को आपने बाहर जाने ही क्यों दिया, वार्निंग देके अच्छा जेल में डॉक्टर क्यों नहीं साहब, रखा। मैं आपको, मुझे किसी ने वीडियो भेजी व्हाट्सएप के ऊपर ना कल। अच्छा, ये वाकया उस वक्त हुए हुए एक दिन गुजर चुका था जब मुझे ये वीडियो मिल रही है। मेरे भी वहमो गुमान में नहीं था। एंड दैट्स अ कंप्लीटली अनसेंसर्ड वीडियो जो मीडिया के ऊपर नहीं चल मैंने सकती। दिखाया सर को 74 टाइम्स, 74 बार। 74 75 strikes he has made on that डॉक्टर body. साहब, मैंने वो वीडियो देखी, मैं सोच रहा हूँ ये वेयर एम आई, मैं मतलब आईसिस के दौर में वापस अब जो है वो सीरिया या इराक के अंदर का कहीं का ये वाकया है। और उसके बाद वो, उसको बिहेड करने के बाद वो खोपड़ी लुढ़कती हुई सर वो आ रहा है पार्किंग लॉट के अंदर, और वहां से वो उठाता है उसको और ले जाके कचरे के डब्बे के अंदर डालता है। और मीडिया के किसी चैनल के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी अमेरिका के अंदर कि हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, मजे की बात है कि वो सारे बैठ के चार्ली कर्क को रो रहे हैं। इस आड़ में पीछे पता है क्या हो गया? इस आड़ में रिपब्लिकन्स ने एप्स्टीन पेपर्स को ब्लॉक कर दिया। जो न्यूज छुप गई है ना और जो सामने आ गई है, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ ना कुछ होता है जिसको छुपाने के लिए कोई और बड़ा वाकया किया जाता है। बहुत बड़ा काम हो रहा होता है जिसको छुपाने के लिए कुछ और किया जाता है और वो पर्दा स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, बाकी सब कुछ बैकग्राउंड में चला जाता है। इन्होंने एप्स्टीन पेपर्स को बाकायदा विद अ रेजोल्यूशन ब्लॉक किया कि ये पेपर बाहर नहीं आएंगे।
क्योंकि माँ तो मरती है ना यार, कल को आवाम को मुंह दिखाना है ना, अगर ये पेपर्स बाहर आते हैं, इन लोगों के नाम बाहर आते हैं, तो लोगों को मुंह भी तो दिखाना है ना, कौन से मुंह से आएंगे सामने? हम्म, या माँ मरती है इनकी। डॉक्टर साहब ये उसी तरह से है कि मैंने एक वाकया आपको बिल क्लिंटन साहब के दौर का पहले सुनाया था ना, कि वो बोस्निया और सर्बिया की जंग चल रही थी हम्म, और एक तीसरे मुल्क के ऊपर बम्बार्डमेंट कर दिया जी। क्यों कर दिया? क्योंकि लाइव जो है वो पूरा स्कैंडल खत्म हो चुका था। और वो क्या नाम था उस लड़की का, याद करवाएं मुझे, वो जिसके साथ स्कैंडल था, लुविंस्की। मोनिका लेविंस्की लीविंस्की। जी, वो बैठ के लाइव इंटरव्यू दे रही थी उधर बीबीसी के ऊपर। तो यहाँ सीएनएन लोगों को बम दिखा रहा था कि बम कैसे फूटते हैं। अमेरिका ने उठा के बम्बार्डमेंट कर दिया। यह हर बंदा अपनी जान बचाने को पता नहीं क्या कुछ कर जाता है। तो ये तो अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी टू से दैट, ये जो चार्ली कर्क की जो असैसिनेशन हुई है, उसके बहरहाल उसके ख्यालात, उसके वो रेसिस्ट था, जो मर्जी था, उसके ख्यालात, उसकी बातें उसकी जगह, मगर देयर इज अ मच हायर पावर इन्वॉल्व्ड ओवर हियर which was trying to hide certain things and they have done a hell of a job। क्योंकि पूरा अमेरिका आज बैठ के चार्ली कर्क को रो रहा है, मगर एपस्टीन पेपर्स की बात कोई नहीं कर रहा। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा एपस्टीन पेपर के बारे में बता दें ताकि सर एपस्टीन पेपर मेजर साहब बताएंगे, ए दसणगे। नहीं, क्या सर? आप बताएं ना। एप्स्टीन फाइल्स बेसिकली सर, एपस्टीन सर फाइल्स के देखें। अंदर सर उसकी एक क्लाइंट लिस्ट है हम्म, जो कि उसकी ब्लैक हाँ। डायरी के अंदर से निकली है। और वो पहले 2 दफा मेरे ख्याल अदालतों के ऑर्डर से, वो पहली दफा जब ये केस कोर्ट में से निकल रहा था तो उस वक्त कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया कि जी इसको पब्लिक कर दें, इंफॉर्मेशन जो है वो रिलीज कर दें। उसके बाद उसके ऊपर स्टे लिया गया। अच्छा, स्टे लेने वाले पॉलिटिशियन थे, पहले डेमोक्रेट पार्टी वाले कूद गए, उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी वाले कूद गए, दोनों कूद गए, दोनों ने उसके ऊपर स्टे ले लिया, उसको अदालत से सील करवा दिया। अच्छा जी, उसके ऊपर 180 दिन का वो आ गया कि जी ये रिलीज नहीं हो सकते। फिर उसके बाद रिलीज होने का टाइम आया तो फिर जब पब्लिक ने शोर मचाना शुरू किया, अच्छा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में अपने वोटर से वादा किया हुआ है कि मैं इसे डिक्लासिफाई करूंगा। कहानी हाँ, ये निकल के आती है कि जब उसको डिक्लासिफाई करने का वक्त आता है तो नट जाता है। और वोटर्स जो है वो डिमांड करनी शुरू करते हैं कि हाँ भाई ये तुसी वादा कीता सी, हुण कड्डो पेपर। तो उस वक्त जो है वो, ये मई का महीना चल रहा है जबकि ये बात है, मई के महीने में जो इनकी अटॉर्नी जनरल है पैम बॉन्डी, उसने डोनाल्ड ट्रंप को मना किया कि ये पेपर्स तुम जो है वो डिक्लासिफाई नहीं करोगे, इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं किया जाएगा, क्योंकि 4 दफा इसके अंदर 4 दफा आपका भी नाम है। हम्म, और फिर उसके बाद वो जो बेहुदा किस्म की कहानियां हमें मीडिया के ऊपर सुनाई गई कि आई हैव सीन दोस पेपर, आई हैव बीन थ्रू देम सेवरल टाइम्स, देयर इज नथिंग इन देयर टू सी। वो मतलब वो सारा एक मजाक है अवाम के साथ। इसे हम कहते हैं गैस लाइटिंग, टेक्निकल टर्म इसकी गैस लाइटिंग है। तो दे आर ट्राइंग टू गैस लाइट द पीपल एंड दिस इज द बेस्ट वे टू गैस लाइट, कि आप एक ऐसा बंदा जिसकी मिलियंस की फॉलोइंग हो उसको ठोक दें और पीछे अपना काम करके निकल जाए, पब्लिक सब कुछ भूल भाल जाएगी। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। और असैसन भी गिरफ्तार नहीं हुआ। अब किसी लड़के को गिरफ्तार इन्होंने किया है, लेकिन कौन जानता है कि ये कौन है लड़का और कहाँ से और कैसे फायर हुआ। और मतलब है देखिए कि डॉक्टर साहब, मैंने पिछले प्रोग्राम के अंदर एक जुमला कहा था हम्म, कि गजा ने ये तो किया कि दुनिया में एक डिवाइड पैदा किया, हुकूमतें कहीं और खड़ी है, अवाम कहीं और खड़ी है। मगर एक चीज जिसको कि जो मुस्लिम नेशंस हैं उनके अंदर जो बेचैनी, जो बेकरारी पाई जाती थी अब तक गजा को लेके, कि उनकी हुकूमतें अब तक कुछ नहीं कर रही। ये कतर के अटैक ने वो कर दिया है कि एटलीस्ट अरब जो हैं, जो इकट्ठा जबान के करो। ऊपर तो हमेशा इकट्ठे रहे, वो कम से कम अब इकट्ठे हो गए। और एक अरब लीग की मीटिंग होने जा रही है
एंड लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। आप वक्त से पहले समझते हैं कुछ कि भी अरब कहना। इकट्ठे हो जाएंगे सारे इसराइल के? अरब इकट्ठे हो गए सर। क्या बताऊं कि इस असैसिनेशन ने अमेरिका को पॉलिटिकली मजीद डिवाइड किया है, जो कि विच इज नॉट गुड फॉर अमेरिका। देखिए सर, बड़ी मुश्किलों से ये अमेरिकन एक ज़माने तक डिवाइडेड रहे हैं, और तारीख का एक वाक़या है जो अभी कल तारीख गुजरी है, 9/11, जिसने अमेरिकन को इकट्ठा कर दिया था। वो अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस भूल के इकट्ठे हो गए थे। बट व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग इज कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग इट। तो वो कभी कभी तो मुझे वो जो, वैसे तो सुनने में कभी कभी वैसे ही मजाक ही लगता है, मगर वो जो एक टाइम ट्रैवलर की स्टोरी है ना, वो कभी कभी मुझे रियलिटी होती नजर आती है। वो उसके अंदर ये कहता है कि बाय 2030 अमेरिकन विल बी सो डिवाइडेड कि ये एक दूसरे के गले पकड़ रहे होंगे। एंड वी आर प्रीटी मच एट दैट पॉइंट। तो क्या कहते हैं आपके, अब तुर्की लेगा बदला कतर का? सर एक्चुअली तुर्की, क्योंकि वो लगता है कि बेस्ट पोजीशन में है कि तुर्की अगर बदला ले तो इसराइल तुर्की पे रिटेलिएट करने में 10 बार सोचेगा नेटो की देखिए, वजह से। मुसलमानों में सिर्फ मुस्लिम नेशंस के अंदर 2 मुल्क हैं जो मिलिटरली बहुत स्ट्रांग हैं। ये जब हम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं ना, तो दे आर नथिंग। अच्छा, कुछ लोगों को गुमान है पाकिस्तान। वो सर, वो पंजाबी का मुहावरा है ना, दूध ना दही निरी यही यही। दैट्स हाउ पाकिस्तान इज ऑन द वर्ल्ड स्टेज। ना 3 में ना 13 में कोई नहीं सुनता। कूद के हर जगह जरूर पहुंच जाते हैं। अपनी इम्पोर्टेंस जो अपनी, मतलब वो कहते हैं ना कि क्या, एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए कि हम अभी हैं। अदरवाइज इनकी गिनती कोई नहीं है। ये 2 मुल्क हैं, एक तुर्की और एक मिस्र। अच्छा, ये जो बेस अभी थोड़ी देर पहले तंफ बेस की मैं बात कर रहा था, तंफ बेस को तैयब अर्दगान साहब ने, सिंस इट्स टर्किश मिलिट्री बेस नाउ एंड टर्किश एयरफोर्स बेस, जो कि बहुत एडवांस एयरफोर्स है उनकी, F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया था यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने मिलकर उनको। तो उसके बाद उन्होंने अपना स्टेल्थ फाइटर डेवलप किया, कान फाइटर, और उनकी आधी से ज़्यादा एयरफोर्स जो है वो कान फाइटर्स फ्लाई कर रही है इस वक्त। इट्स द बिग एयरफोर्स। दूसरी तरफ आपके पास मिस्र है। अब ये बेस के ऊपर अगर अटैक होता है, जो कि अभी इसराइल ने कोई पिछले महीने गलती की थी, एक वेयर हाउस के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। उसके बाद टर्की ने साफ वार्निंग दी थी कि अब सीरिया की किसी एयरबेस के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। और ये तंफ बेस स्पेशली, इसके ऊपर अगर इसराइल कोई एडवेंचर करता है, तो दैट एडवेंचर विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन टर्की, which again goes back to NATO's Article 5. तो डॉक्टर साहब, अमेरिका भी जो है ना, वो अब अपने स्टेंसेस चेंज कर रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है जो कुछ कतर पे हुआ है। ये एक ब्लंडर है। ईरान तक तो समझ में आती थी, ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा होगा, सबको पता था। वो एक अकेला तनहा कंट्री है दुनिया के अंदर, कोई नहीं जानता उसे, उसके पड़ोसी भी उसके साथ नहीं खड़े होते, उसे कुटो चलता है। मगर कतर के ऊपर अटैक करना, ये मिडल ईस्ट की सॉवरेंटी को चैलेंज करना था, और वो इन्होंने कर लिया। अच्छा, वो इसराइलियों को भी बड़ी जल्दी होती है ना कि वो हर कारनामा उठा के हर सहरा अपने सर बांध लो। तो उन्होंने बांध लिया। अब बांध दिया, अब उनके गले पड़ गया। ये इवेंट आप देखिए, कतर के ऊपर अटैक विद इन लास्ट 48 आवर तंफ एयर बेस के अंदर जो है वो 5th मैकेनाइज्ड ब्रिगेड बेस के अंदर तुर्की का दाखिल होना। अब मजाक नहीं हो रहा। अब इवेंट बहुत ज्यादा स्पीड से, वेरी रैपिडली दुनिया चेंज हो रही है।
और तुर्की और मिस्र 2 बड़ी ताकतें हैं सर मिलिटरली, दे आर नॉट जोक्स। ये बहुत बड़ी-बड़ी आर्मीज़ हैं। इज़राइल इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। कुछ नहीं है इज़राइल। मैं आपको साफ कह रहा हूँ कि इज़राइली सोल्जर नहीं लड़ सकते। इनके पास कोई तजुर्बा नहीं है जंग लड़ने का। ये सिर्फ निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चला सकते हैं। जिस दिन इनके सामने कोई फौज आके खड़ी हो गई, ये दौड़ जाएंगे। और सिर्फ आप तल एग्री अवीव, करते हैं इस सिर्फ पर्सपेक्टिव तल से? अवीव, अगर तल अवीव के ऊपर तुर्की अटैक कर दे, तल अवीव खत्म, इसराइल खत्म। मेजर साहब, सर देखिए, मुझे पहली चीज तो आई डोंट थिंक कि सर देखो, अगर तो टर्की में जो कू है, बातें तो ये भी आ रही हैं कि कू का काफी अटेम्प्ट किया जा रहा है इन टर्की इवन नाउ, पूरा जोर लगा हुआ है। इन केस अगर एर्दोवान को लगा कि उसकी पॉलिटिकल पोजीशन थ्रेट में है, ही विल अटैक इजराइल एट द अर्लीस्ट, और वो किसी मुल्क से पूछने नहीं वाला है, बिकॉज उसके लिए अटैकिंग इजराइल इज सेफगार्डिंग हिज परमानेंट पोजीशन एंड पावर इन टर्की फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एज लॉन्ग एज ही इज अलाइव। ईरान में किया हुआ है, वो सिमिलर लाइंस पे टर्की भी चलेगा। देखिए, ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त चल रहा है ना, इस कॉन्फ्लिक्ट को जानबूझ के नेतन्याहू साहब प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर करप्शन केसेस हैं। बिल्कुल। ये तो जब ये 7 एंड अक्टूबर ही का इज डूइंग अटैक हुआ दिस था, 7 जस्ट अक्टूबर टू का जो क्लिंग अटैक टू द हुआ पावर। था, वो भी अब क्वेश्चन में आ गया कि वो कौन थे जिन्होंने अटैक किया था। यस, ही इज डूइंग ऑल दिस जस्ट टू स्टे इन पावर। वरना ऐसा नी जर्क रिएक्शन मगर एक जो चीज देखिए, नेतन्याहू ने किया, जो 7 नवंबर, अक्टूबर 2023 को बात हुई है, इंडियंस आर ऑल्सो नॉट एबल टू डाइजेस्ट कि आपका इतना मैस स्केल पे इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है। मतलब कई बार तो ऐसे लगता है कि इन्होंने डिलिबरेटली अपनी सारी फौजें हटा ली, हटा आ दी जाओ थी कि ले जाओ, चलो कोई नहीं। बिल्कुल ऐसा ही बट लगता। अगेन तब ये वो ब्लंडर उनका फेस्टिवल था यौम किपुर का, वो पूरा हफ्ता पूरा, जैसे इंडिया में दिवाली होती है ना, वो 10 दिन दुकानें ही नहीं खुलती, वो सेलिब्रेशन ही चल रही है। तो यौम किपुर का भी माहौल यही होता है इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। और इजराइल के सारे A to Z कॉन्फ्लिक्ट यौम किपुर के हफ्ते में ही हुआ है। 6 डे वॉर लगा लो, ठीक है सर। और बस वो NTB की हाईजैकिंग है जो जुलाई में हुई थी, मतलब एंड ऑफ जून, 26-27 जून को हुई थी 67 में। इट गॉट ओवर ऑन द 4th of July, ठीक है, एंड इट कोइंसाइडेड विद द अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे, तो इट इज अ रिनाउंड डेट। एंड बाकी आई थिंक कि इतना मैसिव यू कांट टेक अ रिस्क कि आप अपनी मेन फौज का कोई एलिमेंट ही ना रखो। और जो भी थे वहां पे यंग कॉन्स्क्रिप्ट्स थे जिनको एक्सपीरियंस कम था, तो कहाँ ऐसे। देखिए सर, एंड ऑफ द डे ना, मशीनें हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ने वाली हैं। मशीन को भी कमांड बंदे नहीं देनी, और बंदे को वहां पे मौजूद रहना पड़ेगा। अच्छा मेजर साहब, इसके अंदर एक एस्पेक्ट और है। व्हेन वी लुक एट द अमेरिकन हिस्ट्री, जब भी कभी किसी शख्स ने अमेरिका को बहुत ज्यादा ट्रबल में डाला है या अमेरिका कॉर्नर हुआ है, व्हाट दे डू, दे डंप हिम, दे डंप देम। पंप एंड डंप की पॉलिसी है ना। आई डिडंट वांटेड टू यूज दिस टर्म ऑन द एयर, बट पंप एंड डंप की पॉलिसी है ना अमेरिका की। अब नेतन्याहू डंप हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़ेलेंस्की डंप हो गया था। वो बड़ा जोर लगाया सारे मुल्कों ने मिलके कि जी वो रशियन ड्रोन पोलैंड में घुस गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या कहा, आज उन्होंने उसके ऊपर स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी गलती भी हो जाती कभी कभी, नॉट अ बिग डील, लेट इट गो। गलती भी हो जाती है। लो दसो जी,
बट सर अब क्या अच्छा, ये जो उन्होंने कहा है ना, कभी कभी गलती भी जाती है, ये CIA की जब इन्होंने वहां नहीं डॉक्टर साहब उसकी वजह लैटिन बताता हूँ। अमेरिका में, सुन लेना, लैटिन अमेरिका में जब इन्होंने वो ड्रग की एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो इन्होंने कई पैसेंजर जहाज जो थे छोटे वाले वो मार गिराए। उस वक्त उन्होंने, जो CIA का डायरेक्टर था, उसने ये कहा कि कभी कभी गलती भी हो जाती है। एग्जैक्टली यही लफ्ज जो डोनाल्ड ट्रंप बोले। हाँ, तो वो डीप स्टेट का ही बंदा है ना डोनाल्ड ट्रंप, डीप स्टेट की हाँ। जबान बोलेगा, वही से तो आती है उसको डिक्टेशन। हाँ। अब डॉक्टर साहब मसला ये है कि ये दो लोग जो है ना, वन इज नेतन्याहू, द अदर वन इज व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। मैं नाम लेके इनको गाली दे रहा हूं। ये दो वो लोग हैं जो जानबूझ के थर्ड वर्ल्ड वॉर को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उसकी वजह बताता हूं आपको। मेरी एक अमेरिकन मरीन से बात हुई जब ये पोलैंड में ड्रोन वाला किस्सा आया ना, तो मेरी एक अमेरिकन मरीन से बात हुई। उसने कहा, उसने नाम लिया, मुझे वो नाम याद नहीं है, मैं लिखना भूल गया उसे। उसने किसी सिस्टम का नाम लिया। उसने कहा कि जब ये सिस्टम ऑन होता है ना यूक्रेन का, रशियंस पागल नहीं है जो उन्होंने वो फैक्ट्री को जाकर ठोक दिया था। जब ये सिस्टम ऑन होता है ना, इसके सिग्नेचर्स हमारे पास हैं। हमें पता चल जाता है कि ये सिस्टम ऑन हुआ है, कहां एंगेज हुआ है, कहां से कहां तक ये ऑपरेट हुआ है, किस चीज को हैक किया गया है। ये शहीद मॉडल ड्रोन था। वो मुझे काफी डिटेल्स उसने उस वक्त फोन के ऊपर दी थी। उसने कहा ये शहीद मॉडल ड्रोन था और इसे हैक किया है यूक्रेन ने, और हैक करके इसे पोलैंड में भेजा है। तो ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये हरकतें करके नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट करवाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से पूरी नेटो की और रशिया की लड़ाई शुरू हो जाए। और इस वक्त नेतन्याहू जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर, मतलब 3 दिनों के अंदर से 6 मुल्कों के ऊपर हमले किए हैं। तुनीसिया में किया, सीरिया में किया, लबनान में अटैक किया, कतर में कर दिया। मतलब ये जो बेगैरतियां ये कर रहा है ना, ये चाह रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक लार्जर स्केल जंग शुरू हो जिससे ये फायदा उठा सके। मगर अब आगे जो होने जा रहा है, देखें आज जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन पास हुई है और उसमें अमेरिका ने जो किरदार अदा किया वो समझ आने चाहिए। अमेरिका ने नेतन्याहू की मोहब्बत में आके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कह तो दिया कि महमूद अब्बास अमेरिका नहीं आएगा, उसका वीजा मैं कैंसिल कर रहा हूँ, उसकी एंट्री में बैन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी मीटिंग ही यहाँ नहीं होगी, हम जिनीवा लेके जा रहे हैं, चलो तुसी ना करो होस्ट, तुसी बिल्डिंग अपने कोल ही रख लो, असी जिनीवा चले। इन दैट सिनेरियो महमूद अब्बास साहब तो वहां पहुंचेंगे और बरतानिया और फ्रांस, ये दो मुल्क जो हैं अमेरिका की हिमायत से फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं। और अमेरिका इसे वीटो नहीं करेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। अमेरिका इसे वीटो नहीं करेगा। तो वो वक्त आ गया है अमेरिका के लिए कि अब नेतन्याहू को डंप किया जाए और फिर 5-6 साल के बाद डाउन द रोड वी विल फाइंड समबडी एल्स, कोई ऐसा बंदा जो हमारे काम का हो, जिसे हम इस्तेमाल कर सकें और ये कंट्रोल केओस दोबारा शुरू कर सकें। So it's all about that controlled chaos. कंट्रोल केओस, एग्जैक्टली, जो इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, होता जा रहा है क्योंकि इजराइल इज, नेतन्याहू राइट नाउ इज एक्टिंग लाइक अ रैबिट डॉग। मेजर साहब कंक्लूडिंग कमेंट्स दे दें आप। कंक्लूडिंग कमेंट्स ये हैं कि जितना प्रोटेस्ट नेतन्याहू के खिलाफ होगा उतने ही बोल्ड और इलॉजिकल डिसीजंस लिए जाएंगे। इजराइल को लड़ाई को और इंटेंसिफाई कर दिया जाएगा। सेम थ्योरी अप्लाइज फॉर एर्दोवान टू सिक्योर हिज फ्यूचर, क्योंकि इंटरनल इंटरफेरेंस इतना हो गया टर्की में आज की तारीख में कि एर्दोवान इज ऑन द एज। या तो वो जाएगा, लिटरली जाएगा, विल बी ओवरथ्रोन, और ही विल हैव टू गेट इनटू द वॉर। अगर वॉर में उतरा, काफी हद तक जितने भी मुसलमान मुल्क हैं मिडिल ईस्ट में एंड गल्फ कंट्रीज हैं,
इस रिस्क की बदौलत सब इकट्ठे हो जाएंगे, जो कि पहल शुरू हो चुकी है आफ्टर एमएसबी हैज कॉल्ड फॉर यूनिफाइड एक्शन अगेंस्ट इजराइल। मेजर साहब इसके अंदर एक चीज और है। सर जिस वक्त तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात बिल्कुल खत्म होंगे और ये ट्रैवल कंप्लीटली बंद हो जाएगा, उस वक्त आपको टर्की के अंदर ये जितनी आपको शोरिश नजर आती है ना, जितना नॉइज आप सुन रहे हैं, ये आपको कम होता हुआ नजर आएगा। इस नॉइज के पीछे इजराइल भी की इसराइल बदौलत है। ओके ये वही लोग हैं, याद रखिएगा पिछली दफा जब कू की कोशिश हुई थी ना, तो टैंकों के आगे लेट गए थे, सही बात। वही हाँ। तुर्क हैं। ये हाँ भूलना मत कभी कि ये नहीं लोग नहीं टैंकों के आगे लेट गई थी, ये अवाम कि हमारी लाशों पर से हमारी लाशें बना के जाओ तुम, इसी उर्दगान के लिए। ये जितना शोर आपको सुनाई दे रहा है ना, दिस इज इजराइल बैक्ड नॉइज। अमेरिका अच्छा, ऑल्सो एक और मुल्क ने अमेरिका ने बहुत डॉलर पंप किए थे। एक और मुल्क ने धमकी दी है कि हम इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, और ये मैसेज अमेरिका को पहुंचाया गया। और ये किसने बोला है सर? यूएई। मतलब जो दो मुल्क मतलब है कि वो जिनके साथ इब्राहिम इजराइल के अकॉर्ड बढ़ साथ गए, मीटिंग हुई इब्राहिमिक थी। अकॉर्ड बढ़ गए सर, क्वाड इब्राहिम बढ़ अकॉर्ड गई। बढ़ गए। देखिए बात सुने, क्वाड बढ़ गई, देयर इज नो सच थिंग एज क्वाड। इब्राहिमिक अकॉर्ड भी बढ़ गए अब, और क्या बढ़ना बाकी रह गया? वरना ये होता और है, क्या वरना बाकी रह गया। इस पर वरना हम ये अपने होता है। अगले शो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मेजर साहब, रात के इस पहर आपका हमारे साथ जुड़ना बहुत बहुत आपके हम आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट सर। थैंक यू Thank सो you, मच sir. एंडी खान साहब, आपने इंतहाई महत्वपूर्ण तथ्या पेश किया और उसको सेकंड किया है। मैं ये कह दूं, सेकंड किया है मेजर समरतूर ने। ठीक है ना, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और ग्रेट मिलते हैं माइंड्स अगले थिंक अलाइक प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।